नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 5th हिंदी का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है एक दिन की बादशाहत। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बादशाहत। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। यहाँ बता रहे हैं कि आरिफ, सलीम सो रहे होते हैं और सोते समय क्या है, सपने देख रहे होते हैं और सपने में वो क्या है, कव्वाली गा रहे होते हैं। तभी उनकी माँ आती है और उनको जगाती है और उनकी आपा आकर उनको झंझोड़ देती है कि जल्दी उठो, स्कूल का समय हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी ना कर सकते थे। और दोनों की मुसीबत में जानती कि हर वक्त उनके ऊपर क्या है, पाबंदी लगी होती थी, हर वक्त क्या है, तकरार होती थी और वो अपनी मर्जी से यदि चूँ करना चाहें तो वो भी नहीं कर पाते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। मतलब आरिफ का कभी गाने का मन करता तो उसका जो भाई था वह उन्हें डांट देता था कि चुप हो जाओ। हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। मतलब वो गाना गाते थे तो उसको डांटते हुए बोलता था उसका भाई कि ऐसा लगता है जैसे तू है ना, हर समय क्या है, मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, मतलब बाहर कर दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते, मतलब कैसे हम इन पाबंदियों से बचें। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। और एक दिन क्या है, उन्हें ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, एक दिन ऐसा तो अधिकार दे दो हम लोगों को कि ये सारे बड़े लोग क्या है, छोटे हो जाएं और हम बड़े बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है ऊधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, मतलब डांट लगाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। तो माँ ने तो डांट दिया, परंतु अब्बू पता नहीं किस मूड में थे और उन्हें हाँ भर दी। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। आगे देखते हैं। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। मतलब अम्मी का मन तो करा कि एक थप्पड़ रसीद को मार दे, परंतु उन्हें याद आया कि आज तो हमारे अधिकार क्या है, इनके अंडर में है, बच्चों के। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। और जैसे ही खाना मेज पर आया तो उन्होंने कहा कि अंडे और मक्खन तो हमारे सामने रख दो, दूध, दलिया और बिस्किट है, ये इन सब के सामने रख दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह हर तरह माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। और बता, उनको गुस्सा आ रहा था तो उनने क्या है, गुस्से में उसको घूरा, परंतु क्या है, वो आज बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह वह इस खाने की जो चीज़ें थी तर माल वाली, वो अपने पास नहीं रख पा रही थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया, क्योंकि वो पान खाती थी तो पान खाने के कारण उनके दांत कैसे पीले पड़ गए थे।
तो उनने कहा जाओ ब्रश करो। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। अब क्या है, अब्बा की बारी थी। अब्बा से उन्होंने कहा कि तुमने सेविंग नहीं की, कल के कपड़े आज इतने गंदे कर डाले हैं, आपके लिए कितने कपड़े बनवाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। मतलब अब्बा को उन बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए कि वास्तव में ही हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। चू चू चौप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। मतलब अब्बा डांटना चाह रहे थे परंतु वो डांटते डांटते रह गए। रजिया जरा मुझे 5 रुपये तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तो नक्कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। जैसे ही 5 रुपये मांगे तो बच्चों से जैसे वो डांटते थे कि इकन्नी ले चुके हो, अब आगे और पैसों का क्या करोगे, ऐसे ही उन्होंने भी बोल दिया। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किस तरह सब्र ना कर सकी, मतलब किसी तरह सब्र नहीं कर पाई। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। तो बोला जैसे हम लोग क्या है मिर्च के सालन रोज रोटी खाते हैं, ऐसे ही आज क्या है मीठी चीज़ों से आप लोग खाना खाएंगे। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओ अप्पो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मतलब पीछे ही पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। मतलब अब्बा ने समझाया तो दादी क्या है मान गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम के से बचाते दालान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया, मतलब डराया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। और उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे जो एग्जाम हैं, परीक्षाएं वो पास में हैं और तुम हर वक्त क्या है घूमते रहते हो। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। मतलब पहले तो भाईजान ने सोचा कि क्यों ना इनको एक थप्पड़ मार दूं, फिर कुछ सोचकर हंसने लगे। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने कहा हमने अपने दोस्तों से बात पक्की कर ली है, इसलिए आप हम लोगों को इजाज़त दे दें। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। मतलब उनकी जो बहन थी वो भी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, मतलब देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर चाहिए। आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत देर
दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई, मतलब उसको गुस्सा आ गया। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की, मतलब सही की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। मतलब उनकी बहन है वो, तो क्या है, उन बच्चों की जो अच्छे पसंद पसंद के कपड़े रहते थे उनको उतरवा करके बेकार से कपड़े पहनवा दिया करती हैं। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। इस पाठ को लिखने वाले हैं जीलानी बानो, जो इसकी क्या है, लेखिका हैं। उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने किया है। ये उर्दू में थी और इसका अनुवाद हिंदी में किया है लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने। अब आते हैं हम कहानी की बात पर। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। तो उन्होंने सोचा कि बच्चों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। उन्हें जिज्ञासा भी थी कि देखें बच्चे कैसे क्या करते हैं, इसलिए उनकी बात मान ली गई। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने। तो आरिफ ने सोचा होगा, कितना अच्छा होता अगर कुछ ऐसा ही दिन होता, फिर उसे मज़ा ही मज़ा आता। अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों की मर्जी भी सुननी चाहिए, उन पर हमेशा पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। दादी ने सोचा होगा कि अच्छा हुआ वह एक दिन बीत गया, नहीं तो ये बच्चे नाक में दम कर देते। अब है तुम्हारी बात। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगी? तो मैं सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पर समय व्यतीत करूँगी, अपनी सहेलियों को बुलाकर उनसे गप्पे मारूंगी, दूध और फल बिल्कुल नहीं खाऊंगी, रसोई से मनमानी चीज़ें बनवाकर खाऊंगी और नेट पर सर्फिंग करूँगी। कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? तो मेरे विचार से आरिफ और सलीम को निम्न काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे, जैसे रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का काम, घर में शांति से रहने का काम, दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारने का काम और कम जेब खर्च में ही संतुष्ट रहने का काम कर लेना चाहिए था। और मेरे विचार से उन्हें निम्नलिखित कामों के लिए मना कर देना चाहिए था, जैसे बेकार के कपड़े पहनने से, जो कि उनकी बहन पहना देती थी, मिर्ची के सालन खाने से, जो कि उनसे खाते नहीं बनता था। अब है तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? तो घर के बड़े होने को कैसे समझाया, मतलब घर के बड़े लोगों को कैसे समझाया जाए कि वे उन पर इतनी अधिक पाबंदियां ना लगाया करें। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? तो उन्होंने अब्बा से दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो? उन दोनों ने जो तरकीब अपनाई वह सबसे अच्छी है। इस तरकीब से बड़ों को इस बात का एहसास करा दिया कि हर समय बच्चों को निर्देश देते रहना अच्छी बात नहीं होती है। अब है अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं।
अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? तो आरिफ और सलीम ने अम्मी के अधिकार छीन लिए थे। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? कायदे से तो उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे इस बात से काफ़ी परेशान हो चुके थे कि उन्हें अपनी मर्जी से चूक करने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? तो डांटने का अधिकार, अपना मनपसंद भोजन बनवाने का अधिकार, पाबंदियां लगाने का अधिकार। अब है बादशाहत या बादशाहियत। बादशाहियत क्या होती है, चर्चा करो। बादशाहियत शब्द बादशाह से बना है। इसका अर्थ होता है बादशाह द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुकूमत चलाना। जैसे सम्राट होता है तो सम्राट क्या करता है, जो सेनापति मंत्री वगैरह होते हैं उनको आज्ञा देता है, अपनी मनमानी करवाता है। ऐसे ही बादशाह अर्थात बादशाह का कार्य होता है हुकूमत चलाना। तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं बच्चों की हुकूमत। क्यों ऐसा शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि आरिफ और सलीम एक दिन के लिए बादशाह की तरह अपनी मर्जी से घर का शासन चलाते हैं। वे घर के सभी सदस्यों को आदेश देते हैं, उन्हें क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है आदि निर्देश देते हैं। और इस कहानी का दूसरा शीर्षक हमने बता ही दिया है, बच्चों की हुकूमत। अब अगला है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? तो आरिफ एक दिन का असली बादशाह बन गया था। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न अब है तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए ना रख सकती थी। तो अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है क्योंकि इसमें क्या है, तरल पदार्थ ज़्यादा होता है। इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? जैसे हलवा, पूरी, मालपुआ आदि को तरमाल कहा जा सकता है, मतलब जिसमें खाने में ज़्यादा आनंद आता है, हमारी मनपसंद चीज़ जो होती है। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती, जैसे दाल चावल, क्योंकि हम रोज़ रोज़ खाते हैं, रोटी, पॉपकॉर्न, मूंगफली आदि तरमाल नहीं लगती। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी, सुझाव। तो हम दूसरा नाम दे सकते हैं, जैसे आजकल हमें पिज्ज़ा पसंद है, अच्छे अच्छे पकवान पसंद हैं, हलवाई से हम जो मिठाइयाँ बनवाते हैं, काजू कतली वगैरह, ये आदि हम नाम दे सकते हैं। अब है मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है। जैसे हमें मखमली कपड़ा सबसे अच्छा लगता है, मखमल का जो कपड़ा होता है वह इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वह जब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उस पर हाथ फेरने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और पहनने में भी अच्छा लगता है। अब है, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं? पहनने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, करने के काम, खेल। तो पहनने की चीज़ें जैसे कुर्ता पजामा या सलवार कुर्ती, तो सलवार कुर्ती मुझे पहनने में पसंद नहीं है। और खाने पीने की चीज़ें जैसे रोटी, दलिया, हरी सब्जियां, अनानास आदि। करने के काम, कपड़े साफ करना, जूते पॉलिश करना, बर्तन मांजना, ये। खेल, कबड्डी, पतंगबाजी। अब है हल्का भारी। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो साड़ी पर क्या है, बेल बूटों की कढ़ाई थी।
भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी वारिस। ऊपर भारी विशेषण का चार अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है? तो भारी साड़ी पर बेलबूटों की कढ़ाई होने पर यह भारी लगने लगती है। ऐसी साड़ी महंगी होती है, अतः यहाँ भारी का अर्थ महंगा हुआ और अत्यधिक कढ़ाईदार होने के कारण। अब है भारी अटैची। अटैची में वजनदार सामान है जिससे वह क्या भारी हो गई, अतः यहाँ भारी का अर्थ है वजन से। भारी काम, कोई काम जब बहुत बड़ा या मुश्किल होता है तब उसके पहले भारी विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे भारी का अर्थ काम में बड़े और मुश्किल से है। भारी बारिश, वर्षा जब बहुत अधिक होती है तो उसके पहले प्रायः हम भारी विशेषण लगाते हैं। यहाँ भारी का अर्थ अधिक से है, मतलब अत्यधिक वर्षा होने को हम बोलते हैं भारी वर्षा हुई। भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो, जैसे हल्का बदन या हल्का शरीर। आज मैंने कम खाया है जिसके कारण बदन हल्का महसूस हो रहा है। हल्की बात, मेरे सामने इतनी हल्की बात मत करो, मतलब निम्न बात। हल्का काम, जो काम तुम कर रहे हो वह बहुत हल्का है और कोई भी उसे कर लेगा, मतलब छोटा काम। हल्का खाना, मेरी दादी हमेशा हल्का खाना खाती हैं। हल्का मतलब जैसे खिचड़ी वगैरह, ये पचाने में क्या है अच्छी होती है, तो ये हल्का खाना कहलाती है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।